जय हिंद साथियों। टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आज जीएस, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपको कायदे से लाभ होगा। तो बिना विलंब किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीएस। यह जीएस जो रहेगा प्रैक्टिस सेट रहेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का दीप्तिमान आमुख। क्वेश्चन है सूर्य का दीप्तिमान आमुख। सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देखते हैं, क्या कहलाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला विकल्प है वर्णमंडल, दूसरा विकल्प है वातावरण, तीसरा विकल्प आपका है प्रकाश मंडल और चौथा विकल्प है अस्थल मंडल। तो सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देख सकते हैं वह प्रकाश मंडल कहलाता है। इसका एक नाम और है फोटोस्फीयर भी कहा जाता है इसको, फोटोस्फीयर। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है नर्मदा के अतिरिक्त और कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? क्वेश्चन है नर्मदा के अतिरिक्त और कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? और कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। नर्मदा के अतिरिक्त और कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो विकल्प आपका है, पहला विकल्प है सिंधु, दूसरा विकल्प है आपका सोन, तीसरा है गोदावरी और चौथा विकल्प है यमुना। तो नर्मदा के अतिरिक्त और कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी निकलती है। यह सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। एक नदी और है, जैसे अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है, एक नदी और है दामोदर नदी भी निकलती है। दामोदर नदी भी निकलती है। यानी अमरकंटक की पहाड़ी से तीन नदी निकलती है, एक नर्मदा, एक सोन और एक दामोदर। तो क्वेश्चन पूछा था कि नर्मदा के अतिरिक्त और कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी निकलती, तो विकल्प में सोन है, तो आपका आंसर यही होगा सोन। दामोदर को खुला नाला कहा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी में गर्मी के महीने में बाढ़ आती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गर्मी के महीना में बाढ़ कहाँ आती है? तो सिंधु नदी में गर्मी के महीने में बाढ़ आती है। और अगला पॉइंट है, बैठ जाइए बाबू, बैठ के जीएस देख लीजिए। तिब्बत में इसको सेगमी कहा जाता है। तिब्बत में सिंधु नदी को सेगमी कहा गया है। ठीक, क्लियर हो गया। गोदावरी को बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। बूढ़ी गंगा स्पष्ट है। यमुना को खुला नाला कहा जाता है, खुला नाला। और दामोदर नदी जो है इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है, जैविक मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, उसको बंद कर दीजिए, चमक के गए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बैठ के ध्यान से जी सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन है कब अग्नि ज्वलनशील नहीं होती है? कब अग्नि
ज्वलनशील नहीं होती है। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं होती है? क्वेश्चन है, विकल्प इसमें दिया है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 30% से कम, यानी 30% से कम ऑक्सीजन हवा में रहे, 20% से कम ऑक्सीजन हवा में रहे, 15% से कम ऑक्सीजन हवा में रहे, या 40% से कम ऑक्सीजन हवा में रहे। तो 15% से अधिक कम ऑक्सीजन वायु में है तो वह अग्नि ज्वलनशील नहीं होगी। 15 से अधिक रहेगा 15% से तो वह ज्वलनशील होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन शासक ब्रिटिश को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए, फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी क्वेश्चन था। मतलब कौन शासक था जो ब्रिटिश को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से सहायता नहीं मदद मांगा था? इसमें विकल्प है आपका संभाजी, शिवाजी, अगला विकल्प है हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान, अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए, यानी ब्रिटिश को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान जो था फ्रांसीसियों से मदद मांगा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? सर्वाधिक ऊर्जा होती है। विकल्प आपका है लाल प्रकाश, दूसरा विकल्प है नीला प्रकाश, तीसरा विकल्प है हरा प्रकाश और चौथा प्रकाश पीला प्रकाश। तो करा निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, सबसे कम लाल में होती है, सबसे कम ऊर्जा लाल में होती है। क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो नीला में। इस विकल्प के हिसाब से सबसे ज़्यादा नीला में है। ठीक सबसे कम लाल में है। लेकिन हाँ बोलिए, तो देख लीजिए। ठीक हाँ, अगर इसमें पूछे ना कि बैगनी में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, यानी इस विकल्प में तो बैगनी दिया नहीं है, तो इस विकल्प के हिसाब से सर्वाधिक ऊर्जा नीला में होती है और सबसे कम ऊर्जा लाल में होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर बोले तो बैगनी में होती है। ठीक, अगला है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसमें विकल्प है लखनऊ, कोलकाता, इलाहाबाद, कोई नहीं। तो इलाहाबाद में बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म इलाहाबाद में हुआ था।
हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, बधाई कौन सी विधा है। क्वेश्चन है बधाई कौन सी विधा है। हाँ, देखने में कैसा नाम लग रहा है, बधाई कौन सी विधा है। विकल्प आपके सामने है, बुंदेलखंड का लोक संगीत है, बुंदेलखंड का लोक संगीत। दूसरा है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। तीसरा विकल्प कह रहा है कि ए और बी दोनों है, और चौथा कह रहा है कोई नहीं। तो बधाई कौन सी विधा है, तो बुंदेलखंड का लोक संगीत है, बधाई बुंदेलखंड का लोक संगीत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कौन कहा है। तो देखिए विकल्प है, पहला है किन्स, दूसरा विकल्प है मार्शल, तीसरा विकल्प है रॉबर्टसन, और चौथा विकल्प है जे.बी. से। तो जे.बी. से, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है, तो जे.बी. से, उनका नाम है जे.बी. से। ठीक, मतलब पूर्ति का मतलब ना, देखिए मार्केट में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी मांग कम हो जाती है, और कोई चीज़ बहुत कम हो तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो इसलिए पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, कथन किसका है, तो जे.बी. से का है। अगला क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ किसका कथन, किसकी आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है। क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। इसमें विकल्प है सुचित्रा सेन, अगला विकल्प है राम मनोहर लोहिया, अगला विकल्प है लाल कृष्ण आडवाणी, और एक विकल्प है कोई नहीं। तो माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, माई कंट्री और माई लाइफ। अब यहाँ पर राम मनोहर लोहिया हैं, इनकी भी एक आत्मकथा है, इसको लिख लीजिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज। पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। क्या चाहिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, यह जो है, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी बोल दिए, लाल कृष्ण आडवाणी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की अन्य भाषाओं के, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देखिएगा, भारत
की अन्य भाषा, भारत की अन्य भाषाओं के गजनवादियाँ स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, कट तो नहीं ना रही है, ठीक है। गजनवादियाँ आदि कुछ स्पेशल नाम है, जोहर जैसे शब्द का संबंध किससे है, का संबंध पूछ रहा किससे है, ठीक। भारत की अन्य भाषाओं के गजन शब्द, वादिया, आदि, जौहर जैसे शब्द का संबंध किससे, विकल्प सुन लीजिएगा। पहला है बधाई हो, दूसरा विकल्प है फिर मिलेंगे, तीसरा विकल्प आपका है धन्यवाद, और चौथा विकल्प है माफ़ी। भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, आदि, जौहर जैसे शब्द का संबंध किससे है, तो इसका संबंध धन्यवाद से है, ठीक। अगला क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई कब हुई थी। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई कब हुई थी, तो पहला विकल्प है 1947, दूसरा है 1962, 1965 और है 1971। तो हाजी पीर की लड़ाई 1965 में हुई थी। अब 1965 में जब ये लड़ाई हुई थी, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। पीएम कौन था उस समय, लाल बहादुर शास्त्री। उस समय हाजी पीर की लड़ाई जब हुई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ताशकंद, एक ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। एक गए थे उसी समझौता में, वहीं पर इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी, ठीक। अच्छा, ताशकंद कहाँ पड़ेगा, उज्बेकिस्तान, बिल्कुल सही, उज्बेकिस्तान में ताशकंद पड़ता है। अगला क्वेश्चन है नागा अर्जुन कौन थे। क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे, ठीक है। विकल्प ले लीजिए, यूनानी, दूसरा विकल्प है वैदिक ऋषि, तीसरा है जैन भिक्षु और चौथा विकल्प आपका है बौद्ध दार्शनिक। तो नागा अर्जुन कौन थे, तो यह बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। बौद्ध धर्म में एक शाखा है जिसका नाम है महायान, ठीक है। महायान शाखा के प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन थे। तो हमको लग रहा है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए,
कौन मुगल शासक अनपढ़ था? क्वेश्चन है, कौन मुगल शासक अनपढ़ था? ठीक, कौन मुगल शासक अनपढ़ था? विकल्प है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और बाबर। तो कौन मुगल शासक अनपढ़ था? तो अकबर जो था अनपढ़ था। शाहजहां के काल को क्या कहा गया है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। जहांगीर को क्या कहा गया है? चित्रकला का पारखी। चित्रकला का पारखी। कई बार पूछा गया चित्रकला का पारखी किसे कहा जाता है? तो जहांगीर को। यही एक ऐसा शासक था जो बताया था कि अगर एक तस्वीर में आँख कोई और बनाए, बरौनी कोई और बनाए, उसकी भाव कोई और बनाए, तो हम देख के बता देंगे कौन क्या क्या बनाया है। तो चित्रकला का पारखी कौन हो गया? जहांगीर। बाबर क्या है? मुगल काल का संस्थापक, मान लीजिए इसको संस्थापक। मुगल काल का संस्थापक कौन हो गया? बाबर। जहांगीर चित्रकला का पारखी हो गया। शाहजहां स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया। अकबर अनपढ़। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? ठीक, विकल्प ले लीजिएगा, सरायनाहर, अगला है दमदमा, अगला विकल्प है महदहा और अगला है कोई नहीं। एक ही कब्र से मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका दमदमा। दमदमा नामक स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कुल मिला के 41 कब्र मिली है। 41 कब्र मिली है। 41 कब्र में से जो 35 कब्र हैं, इसमें एक 100 मिला है। मतलब एक लाश का, यानी 100 का साक्ष्य मिला है 35 कब्र से। 5 कब्र जो हैं इसमें 2-2, 5 कब्र में एक साथ 2-2 लोगों को दफनाने का साक्ष्य है। तो 35 5 40 हो गया। एक बच गया कब्र जिसमें क्या मिला है? 3 लोगों का साक्ष्य, 300 का साक्ष्य मिला है। तो क्वेश्चन था एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से मिले हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है लगभग? क्वेश्चन पूछ रहा है। विकल्प हम दे रहे हैं, 2 मिनट, अगला है 4 मिनट, 8 मिनट और अगला है 16 मिनट। तो 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी पूछा गया है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, ₹1 का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ₹1 का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ₹1 का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विकल्प है भारत सरकार, भारत सरकार। दूसरा विकल्प है RBI। तीसरा विकल्प है SBI
और चौथा विकल्प है राष्ट्रपति। तो 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा। 1 रुपया का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस पर हस्ताक्षर पूछे तो वित्त सचिव का होता है। वित्त सचिव, 1 रुपया के नोट पर हस्ताक्षर हमेशा वित्त सचिव का होता है। जारी किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार द्वारा। 1 रुपया से ज़्यादा, 1 रुपया से ज़्यादा जितनी भी नोट है सब किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई द्वारा। ठीक, तो 1 रुपया वाला ही भारत सरकार द्वारा और 2 रुपया से लेके 2000 रुपया तक जितनी भी नोटें हैं सब आरबीआई द्वारा। 1 रुपया की नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और 2 रुपया से लेकर 2000 रुपया तक आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आरबीआई का गठन पूछा जाता है कब किया गया था? तो 1935 में। आरबीआई का गठन 1935 में, गठन पूछे तो 1935 में। अच्छा, इसका राष्ट्रीयकरण भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीयकरण 1949 में। एसबीआई का गठन 1955 में। एसबीआई का गठन क्या हो गया बाबू? 1955 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किया गया? संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किया गया? हाँ बोलिए, कब शामिल किया गया है? विकल्प हम दे रहे हैं। 1976, 1975, 1974, 1973। संविधान में मूल कर्तव्य को कब शामिल किया गया? क्वेश्चन है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको 1976 में शामिल किया गया था। हाँ, सिफारिश पूछता है तो सरदार स्वर्ण सिंह, बिल्कुल सही, स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। इसको शामिल किया गया तो किस भाग में शामिल किया गया है? 4A। ठीक, और आर्टिकल पूछे किस आर्टिकल में शामिल किया गया? तो 51A। आर्टिकल 51A में शामिल किया गया। भाग पूछे तो 4A में शामिल किया गया है। शुरू में जब इसको शामिल किया गया था तो इसकी संख्या 10 थी। वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है भाई? 11। 86वां संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके इनकी संख्या बढ़ा के 11 कर दी गई है। ठीक है, 11वां संशोधन क्या है? मूल कर्तव्य 6 से 14 साल का अगर बच्चा है तो उसके माता पिता उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद, क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता, संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता, अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति देता है? विधि निर्माण की शक्ति देता है। ठीक है, अनुच्छेद ले लीजिए। आर्टिकल है 253। अगला है
आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। इसमें आपको छांटना कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति देता है। तो आर्टिकल 252 53 है, विकल्प में 53 है। आर्टिकल 253 है, 352, 356, 360 ये विकल्प था। तो आर्टिकल 253 जो है संसद को यह शक्ति देता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए वो राज्य सूची या किसी भी विषय पर नियम कानून बना सकता है। क्लियर हो गया 253। अब 252 का संबंध किससे है? आपातकाल है, युद्ध हुआ है, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह 352 के तहत आपातकाल लगता है। 356 राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगता है। और 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल लगता है। क्लियर है तीनों? संसद को समझौता के लिए कौन याद रखिएगा? 253। और 352 युद्ध, वायु आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, 356 राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, 360 वित्तीय आपातकाल लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने पंचायती राज व्यवस्था किस आयोग ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने की बात की है? करने की बात की विकल्प हम दे रहे हैं। यल एम सिंघवी आयोग, यल एम सिंघवी आयोग। दूसरा है अशोक मेहता आयोग। तीसरा है बलवंत राय मेहता। और चौथा है कोई नहीं। ध्यान से क्वेश्चन समझेगा। किस आयोग ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने की बात की है? तो यल एम सिंघवी आयोग। यल एम सिंघवी आयोग पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने की बात किया था। इसका गठन 1986 में हुआ था। अशोक मेहता का गठन 1977 में हुआ था। यह पंचायती राज व्यवस्था को कई स्तरीय करने के लिए मांग किया था? 2 स्तरीय। ठीक है। और बलवंत राय मेहता का गठन कब किया गया था? 1957 में। यह पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरीय, बिल्कुल सही, यह 3 स्तरीय के लिए सुझाव दिया था। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। ठीक है। 3 स्तरीय का सुझाव कौन दिया? 2 स्तरीय का सुझाव कौन दिया? संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने की बात कौन किया? क्लियर हो गया। अगला है आपका ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? क्वेश्चन पूछ रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो पहला है दुग्ध से, दूसरा है सरसों से, तीसरा है मछली से और चौथा विकल्प आपका है टमाटर / मांस। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध से है, दुग्ध से। ठीक। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित हो गया? दुग्ध से। दुग्ध को इसको कहा जाता है श्वेत क्रांति या सफ़ेद क्रांति। श्वेत क्रांति कौन हो गया? दुग्ध। सरसों हो जाएगी पीली क्रांति।
पीली क्रांति, नीचे की स्क्रीन कट रही है क्या? अरे दिखाई दे रहा है वहाँ से, ठीक है। पीली क्रांति सरसों से, नीली क्रांति मछली से। नीली क्रांति किससे है? मछली से। और लाल क्रांति टमाटर आंवले मांस से है। लाल क्रांति क्लियर हो गया ना? दूध से श्वेत क्रांति, सरसों से पीली क्रांति, मछली से नीली क्रांति, टमाटर से लाल क्रांति। क्वेश्चन था ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? क्वेश्चन है भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? विकल्प है आपके सामने, सूरदास, तुलसीदास, कालिदास, कोई नहीं। सूरदास, तुलसीदास, कालिदास और कोई नहीं। तो कौन है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? कालिदास को कहा गया है। और कहा कौन है? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, विलियम जोन्स द्वारा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो विकल्प आपका है नई दिल्ली, नई दिल्ली, पंतनगर, अगला है विकल्प हैदराबाद और लुधियाना। तो पंतनगर में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? पंतनगर में। अच्छा, कब की गई थी? तो 1960 में। तो 1960 में, वर्तमान समय में है यूके यानी उत्तराखंड में पड़ता है पंतनगर। ठीक, अब हम लोग इधर देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों में बंधा रहता है? क्वेश्चन है किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों में बंधा रहता है? विकल्प है आपका रूसो, पहला विकल्प है रूसो, दूसरा है लॉक, तीसरा विकल्प है बंथम और चौथा विकल्प है रॉबर्ट मिल। रॉबर्ट मिल। क्वेश्चन है किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों में बंधा रहता है? यह कथन रूसो का है। अच्छा, यह जेनेवा, जेनेवा कहाँ पड़ेगा? स्विट्जरलैंड में। यहाँ इनका जन्म हुआ था रूसो का। इनका वक्तव्य है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीरों में ही बंधा रहता है। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस भाग में है? हाँ, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस भाग में पूछ रहा है? किस भाग में है? विकल्प हम दे दे रहे हैं। भाग 14, दूसरा विकल्प है भाग 18, तीसरा विकल्प है भाग 3 और यहाँ पर भाग 4। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस भाग में है?
तो भाग 14 में है। ठीक है, आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 में। ठीक, अच्छा भाग 18 क्या है, इसमें किसका उल्लेख है? आपातकाल, आपातकाल का उल्लेख भाग 18 में। भाग 3 में किसका उल्लेख है? मूल अधिकार, मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है। भाग 4 में किसका उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्व, यानी चारों का समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब आज़ादे हिंद पार्क कहा जाता है, कहाँ है? क्वेश्चन है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी, जिसे अब जंग ए आज़ादी, जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है। पूछ रहा है कहाँ है? विकल्प है अमृतसर, अमृतसर, लुधियाना, मेरठ और अगला है झांसी। तो देखिए, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी के नाम से जाना जाता है, जंग ए आज़ादी पार्क भी कहा जाता है उसको। पूछ रहा है कहाँ है, तो मेरठ में है। ठीक, अब विक्टोरिया पार्क तो जिसका नाम बदल के जंग ए आज़ादी कर दिया गया, कहाँ है? मेरठ में है। एक विक्टोरिया मेमोरियल है, ये कहाँ पड़ता है? विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल यह पड़ता है कलकत्ता में, कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में है। एक है बहादुर शाह पार्क, बहादुर शाह पार्क, यह है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। तो बहादुर शाह पार्क बांग्लादेश में, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, विक्टोरिया पार्क जिसका नाम बदल के जंग ए आज़ादी पार्क कर दिया गया है, यह मेरठ में है। अगला क्वेश्चन है, थॉमस रो जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो, या इसका नाम कहीं कहीं टॉमस रो भी मिलता है, तो टॉमस रो जहांगीर से किस किला में मिला था? किस किला में मिला था? क्वेश्चन है आपका। विकल्प है, हाँ कहीं किसी भी थॉमस रो भी रहता है, कहीं कहीं टॉमस रो भी रहता है। तो कह रहा है जब टॉमस रो आया था भारत, जहांगीर से मिला, तो किस किला में मिला था? क्वेश्चन है। तो इसका विकल्प है आगरा, पहला है आगरा, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा विकल्प है झांसी और चौथा है अजमेर। तो अजमेर के किला में मिला था। टॉमस रो जहांगीर से अजमेर के किला में मिला था। ठीक, अच्छा एक व्यक्ति और आया था मिलने के लिए, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। यह जहांगीर से मिलने के लिए आया था, तो राज दरबार में मिला था, राज दरबार में। तो टॉमस रो अजमेर में मिला था किला में, और कैप्टन हॉकिंस जो था वो राज दरबार में मिला था। हाँ, इसका सन भी याद रख लीजिएगा, 1615 में ये आया था, तो अजमेर के किला में मिला था, और 1606 में जब ये आया था कैप्टन हॉकिंस, तो राज दरबार में मिला था। अगला क्वेश्चन है, किस देश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है? क्वेश्चन है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? क्वेश्चन है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? विकल्प है कनाडा,
दूसरा है रूस, तीसरा है अमेरिका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार मिला है, भंडार है तो ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं सर्वाधिक उत्पादन करता है कजाकिस्तान। और दूसरे नंबर पर है कनाडा। यानी क्वेश्चन क्या है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। सर्वाधिक भंडार तो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, कजाकिस्तान। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, कनाडा। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है, भूमि मापन की व्यवस्था सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। भूमि मापन की व्यवस्था सबसे पहले, भूमि नापन की व्यवस्था सबसे पहले किसने किया। विकल्प ले लीजिएगा, बहादुर शाह, दूसरा विकल्प आपका है शेर शाह, तीसरा विकल्प है शाहजहां, चौथा औरंगजेब। शाहजहां औरंगजेब। तो भूमि मापन की सबसे पहले व्यवस्था करने वाला शासक शेर शाह है। अच्छा, जिससे नापता था उसका नाम था सिकंदरी गज। सिकंदरी गज का प्रयोग भूमि नापने के लिए सबसे पहले करने वाला शासक कौन था, शेर शाह था। ठीक है, अब बहादुर शाह जो है इसका मकबरा याद रख लीजिएगा, मकबरा रंगून कहाँ पड़ेगा, म्यांमार। उस समय बर्मा था, अब क्या हो गया, म्यांमार। ठीक है, अब शाहजहां का मकबरा कहाँ पड़ेगा बाबू, आगरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना किसने किया। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने किया। विकल्प है आपका सामने, फैजी, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा विकल्प है बदायूनी, और चौथा विकल्प है कोई नहीं। यानी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना कौन किया है, तो बदायूनी, बिल्कुल सही, बदायूनी है। ठीक है, अब अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी था, यह बड़ा भाई है। फैजी किसका बड़ा भाई है, अबुल फजल का। अबुल फजल द्वारा क्या लिखा गया है, अकबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। अच्छा, अबुल फजल क्या था, दीन ए इलाही का पुरोहित। दीन ए इलाही का पुरोहित कौन था, अबुल फजल था। अच्छा, दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था, तो पहला हिंदू बोले तो कौन था, बीरबल। यानी दीन ए इलाही अपनाने वाला पहला हिंदू बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था।
बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अगला क्वेश्चन है विरूपाक्ष। क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो विकल्प है हम्पी, दूसरा विकल्प है भद्रांचल, तीसरा विकल्प है आपका कलाहांती, कोई नहीं। अगला विकल्प कोई नहीं। तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। हम्पी कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है मंदिर है। अगला क्वेश्चन है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी। क्वेश्चन है सिंचाई के लिए 16 लंबी, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील किसने बनवाया? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील किसने बनवाया? विकल्प ले लीजिए अधिराज पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है राजेंद्र प्रथम, तीसरा विकल्प है राजा प्रथम और आखिरी वाला विकल्प कोई नहीं है। तो राजेंद्र प्रथम सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील जिसका था नाम, उसे कौन बनवाया था? तो राजेंद्र प्रथम बनवाया था। एक क्वेश्चन और यहाँ पर रख लीजिए, कैवल्य का अर्थ क्या है? क्वेश्चन पूछा है कैवल्य का अर्थ क्या है? कैवल्य का अर्थ क्या? विकल्प ले लीजिए शिक्षा देना, दूसरा विकल्प है अनुसरण करना, तीसरा विकल्प है इच्छाओं पर विजय और चौथा है सेवा करना। कैवल्य का अर्थ क्या है? तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही क्या होता है? कैवल्य होता है। इसका संबंध किस धर्म से है कैवल्य का? तो जैन धर्म से संबंध है कैवल्य का। तो हमको लग रहा है कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आएगा। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।